So, my Vaheguru, and this is my episode 13th today, Monday, July 29th. So, how fast time is running. July would be over within 2 days. That is on Thursday, Wednesday, Thursday night, new month will take over. Now, my 13th episode, I could talk on many things. Some people have started telling me that, yes, I speak from the heart, but I speak things at random. And I only speak on those things that are either most current, most means almost up to last hour, last 2 hours, few hours. But then I also try my best to continue talking on something that concerns us all. You know, where are we going? Which direction are we heading? You see, I used to play golf long back. And golf, I learned one thing. That success comes not from how hard you hit or which club you use. You know, there are so many clubs they use. It is which direction. There are 18 holes. Which direction you throw your ball. So our direction has to be quite okay. Now within last few hours I saw some channels, and again they were as usual, because the channels I watch, I've stopped watching TV. TV, you know, this is there on the up, but I don't watch it now. There's no point listening to all false propaganda. हमको बहुत ज़्यादा झूठ परोसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ परोसा जा रहा है, और इतने झूठ के अंदर ये फंक्शनिंग हम कर कैसे रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता. अब झूठ तो बहुत सारे हैं, ना ही मैं उन झूठों का जिक्र करना चाहूँगा. बट पिछले 2-3 घंटों में जो न्यूज़ कुछ आई हैं, उससे फिर मेरे दिमाग में ना कुछ वरी, एक चिंता सी हो रही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हुआ है. और ये मैंने एक वो चैनल देखा डॉक्टर दिनेश वोरा का, उन्होंने बोला है कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि वेस्ट की कंट्रीज़ हमसे बहुत आग बबूला हो गई हैं इंडिया से. और वो मैंने जब ध्यान से सारा सुना, और मुझे पता था उसी डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें. ये सब तमाशा तब हुआ था जब मोदी जी एकदम बाद रशिया चले गए, और पुतिन को जो उन्होंने जफियाँ मारी थी, वो जफियों से मुझे पता चल गया कि अब इंडिया के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी. और जेलेंस्की ने तो उसी टाइम कह दिया था कि ये क्या, दुनिया का इतने बड़े देश का आदमी उस आदमी को जफियाँ मार रहे हैं जो हमारे बच्चों पे बम चला रहा है. क्योंकि उसी दिन रशिया ने कुछ बम्बार्डमेंट करके यूक्रेन के बच्चों को मार दिया था, बहुत बच्चों को मारा था. चलो, बात आई गई होगी, 2 महीने पहले की बात है. फिर अभी क्या हो रहा है, अभी उसका रिजल्ट डैमेज आना शुरू हो गया है. जो डॉक्टर दिनेश वोरा का देखा, उससे मैं हैरान था कि नाटो को बहुत गुस्सा है इंडिया से, सारे वेस्टर्न देशों को. यूके ऑलरेडी आप जानते ही है हमारे बारे में क्या कर रहा है, और यूएसए ने भी वो ओपन कहना शुरू कर दिया. और 2-3 दिन पहले उन्होंने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दी कि बिल्कुल बेकार की मिसाइल है ये ब्रह्मोस, जो रशिया के साथ मिला के हमने बनाई है. अब नेचुरली जो रशिया के साथ मिला के बनाई है वो अमेरिका वालों को तो बेकार ही लगेगी. बट हमने फिलीपाइंस को बेची ना. उसमें यह है कि फिलीपाइंस विदाउट वो 4C कंप्यूटर्स होते हैं और कुछ सर्विलेंस होता है, वो सारा तो हमने दिया नहीं. तो वो यूज़ कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे. हमने बाने से उनसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए ले लिए, जो गलत है. हम अपनी चीज़ों को बेचने के चक्कर में अधूरी चीज़ें दें लोगों को जो वो यूज़ ना कर पाएँ, और वो भी एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक, सिर्फ चीन को बताने के लिए कि देखो हमने भी ब्रह्मोस मिसाइल दे दी, आप देखो, और तुम्हारे पड़ोसी को दी है. क्या, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो डैमेज बहुत सारा हो चुका है.
और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अभी 1 घंटा पहले न्यूज़ आई है कि मोदी जी के दिमाग में नई चीज़ क्या आई है कि 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। क्या करेंगे, क्या जाके करेंगे? जो डैमेज होना था वो हो गया। यूक्रेन जाके वो कोई सीज फायर की कोशिश करेंगे? नहीं कर सकते। सब जानते हैं वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में कि रशिया यूक्रेन वॉर वो एक इशू को लेके हुई थी। रशिया के पुतिन के दिमाग में वही अजीब सा एक पागलपंती आई हुई है कि मैं अपना पुराना यूएसएसआर सोवियत रशिया वाला बनाऊंगा और सारे जो ईस्ट यूरोपियन देश है मैं वापस कब्जा करूंगा। तो वो तो ईस्टर्न यूरोप को भी कब्जा करने को बैठा है। फिनलैंड को कहता है अटैक करूंगा। फिर नेचुरली चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, जो उसके पुराने देश थे, जिस जगह से वो आया था, जिस जगह पे उसकी ड्यूटी थी, एजेंट था केजीबी का पुतिन, मोदी जी भी उसी रास्ते, जो उनके पास दिमाग में आता है वही सही, और बाकी सारे भांड की तरह वो तालियां बजाने लगते हैं, जय हो कहने लगते हैं। क्या है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो चलो आज का मैं इशू किसी नए टॉपिक पे करता हूँ। तो आप लोग चाहते होंगे ना कि मैं कोई अच्छी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ। एज ए टीचर मेरा फर्ज है। मैं अभी आज 11 बजे मैंने खाना खा लिया था, अभी से उठाऊँ और अभी करीब 2 बज गए हैं, 2:10 हैं और 4 बजे मुझे अपलोड करना है। तो मैं अब सीधा फेसबुक लाइव पे, मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि फेसबुक लाइव वाले वो 1 महीने के लिए रखेंगे फिर वो गायब कर देंगे। तो मुझे तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो रिकॉर्ड होने के लिए मुझे यूट्यूब में अपलोड करना पहले ज़्यादा अच्छा है। उसे मेरे रिकॉर्ड में तो रहेगा, मेरे पास तो रहेंगी ना मेरे चैनल की चीज़ें जो मैं बनाया है। पहले इस चैनल का नाम आपको पता ही मैंने क्या रखा, वी द इडियट्स ऑफ इंडिया। बस तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ मूर्ख हैं, बता चुका हूँ मैं। फिर मैंने नाम बदल के मैंने कहा नहीं, नाम थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, मास्टर रखती है, मास्टर। अब मास्टर बहुत सारी, मेरे को बहुत सारे लोग जब मजाक उड़ाना चाहते हैं, हूँ तो मैं प्रोफेसर, बट वो मास्टर जी कहते हैं। मास्टर जी, गाँव में तो सभी मास्टर जी हैं, जिनके घर में मैं रहता हूँ वो भी मास्टर जी हैं। तो उनके साथ अच्छी बनती है मुझे, नटभई ले जाते हैं वो। तो मुझे पहली बार याद है मास्टर जी यहाँ किसने बहुत साल पहले यूज़ किया था। तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोटी फिल्म का मैंने वो किया था, प्रीमियर करवाया था। नया कॉलेज में आया था, हमारे नए प्रिंसिपल बने थे मोहनलाल जी। तो विज्ञान भवन में मैंने करवा दिया और अपने वो हीरो सबको ले आया मैं। और तब उनको सबको कहाँ रखा था, अकबर होटल में था। अकबर होटल हुआ करता था। अब अकबर होटल पता नहीं उस बिल्डिंग का वो क्या कर रहे हैं, होटल तो नहीं है वो। तो उस होटल में आई थिंक कोई वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कुछ ऑफिसेज हैं वहाँ पे। तो वो सब आए थे, ये राजेश खन्ना, डिम्पल तो तब नहीं थी उनकी लाइफ में, रोटी में कौन मुमताज थी पता नहीं कौन थी, चलो वो है। तो तब वो हीरो मुझे ना मजाक में कहते थे वो मास्टर जी नीचे बैठे हैं, मास्टर जी नीचे बैठे हैं। तो मैंने तो अपना पूरा ताम झाम लेके, कारें लेके, मर्सिडीज कार भी शामिल थी, तो तब मुझे मास्टर जी बुलाया करते थे। तो इसीलिए मेरे को नाम याद रहा वो, मैंने तभी इस चैनल का नाम मास्टर रख दिया। फिर मैं दोबारा बदलूंगा, मुझे नाम ये कोई जच नहीं रहा, इस नाम को भी मैं बदलूंगा। क्या नाम रखूं ये मैं आप लोगों से सलाह लूँगा। तो आज मैं आपको क्या बताऊँ, चलो आपको मैं ज़िंदगी के अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट फार्मूलाज मैं यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ के, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो मेरा एक ज़िंदगी का फार्मूला है, ट्रायंगल कहते हैं उसे, ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। नो योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। और जो भी मैं ट्रायंगल बनाता हूँ उस पर चलता बहुत हूँ, उसी पे चलता हूँ। तो एक मेरा दूसरा ट्रायंगल है, वो मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। उसको मैं कहता हूँ, उस ट्रायंगल को पर्सनैलिटी का है कि वेलकम क्रिटिसिज्म, वेलकम, स्वागत करो। कोई क्रिटिसाइज करता है तो सेंसिटिव नहीं बनो। क्रिटिसिज्म एक मिरर है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो दूसरों के कमेंट्स के थ्रू। बट क्योंकि हम कलयुग में हैं और खासकर इंडिया में हैं, तो आप जानते हैं कि इस चीज़ का क्या नुकसान हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म के बहाने लोग यहाँ बहुत जल्दी इंसल्ट पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। मैं लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आधा एक घंटा पहले भी दुकान पे गया था, हट्टा कट्टा को गांव का आदमी वो ही ले रहा था, वो गुटका जिससे मैं नफरत करता हूँ। तो मेरे को मेरी शक्ल से उसको पता चल जाए, कहता क्यों तकलीफ हो रही है आपको। और मैंने कहा मुझे क्या तकलीफ होगी, तुम खाओ, तुम जहर भी खाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा।
वो मैंने कहा, कहता नहीं जी इसमें कोई खराबी नहीं होती, आप पता नहीं क्या बोलते रहते हो, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैंने कहा भैया तू कर, तू जो तूने करना है कर, मुझे छोड़। मैं तो बर्फ़ लेने गया था, बर्फ़ लेके आ गया। तो यहाँ इंडिया में आलोचना का स्वागत करना ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे। मैंने सारी लाइफ कोशिश करी है कि जो मेरी आलोचना करे उसको मैं ढंग से लूँ, उसमें बुरा नहीं मानूँ। तो अभी तक वो चल रहा है, पुरानी आदत तो चल रही है कि वेलकम क्रिटिसिज्म, कि कोई मेरी आलोचना करे। आलोचना, आलोचना नहीं, आपको आलोचना कहीं लग रहा है, आपको आलोचना मिल रहा है। आलोचना, क्रिटिसिज्म, वेलकम क्रिटिसिज्म। दूसरा ये है एक्सेप्ट रिजेक्शन, जो आज तक मैं फॉलो करता हूँ। एक्सेप्ट रिजेक्शन, कोई आपको रिजेक्ट करता है तो ये उसका हक है, उसका अधिकार है। हमने जो बना लिया ना कि नहीं, हमें कोई रिजेक्ट ना करे, हमें हर कोई एक्सेप्ट करे। भाई आपकी स्वीकृति दूसरे की मर्जी पे डिपेंडेंट है, और हम भी हर चीज़ रिजेक्ट करते हैं ना। मैंने अभी ये रंग पहनी, पीले रंग की शर्ट पहनी, तो मैं को दूसरे रंग की इंसल्ट थोड़ी कर रहा हूँ। जो कपड़ा नजर में आ गया मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। और जैसे ही शूटिंग खत्म होगी तो बुरा नहीं मानी, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम कमीज उतार के वो कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल उमस बहुत है, क्योंकि मैं पौधों में लगा रहता हूँ। अभी मैंने पौधों को शावर बात लिया है, दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये दूर से दिख रहा होगा आपको, ये पौधों को अभी मैंने शावर बात लिया, शावर लेके आए उनके लिए ट्यूब। पता नहीं कौन से बीज हैं, 30-40 किस्म के पौधे पैदा हो गए हैं। अब इनको भी सेटल करना है, इनको अलग अलग गमलों में लगाना है, इनको घर बसाना है। जैसे जैसे मेरे पौधे बड़े हो रहे हैं, मुझे इनकी पेरेंटल चिंता हो रही है कि अब इनकी, जैसे कहते हैं ना, इनको अपना घर बना के देना है, इनको अलग से बसाना है। तो अलग से बसाने के लिए फिर उतनी मेहनत, उतना करना पड़ेगा। लेके आऊँगा और गमले लेके आऊँगा, खाद, मिट्टी, वो सब चीज़ें करनी है। 25-30 किस्म के पौधे सारे बड़े। इस उम्र में मैंने ये देखा है पौधे बढ़ जाते हैं, प्लांट्स बड़े बढ़ रहे हैं। इंसानों को परेशानी हो रही है, उमस बहुत है, बहुत उमस है। इतनी भयानक गर्मी है। मुझे तो फॉर्चुनेटली लोग अब थोड़ा सा कहते आप तो लकी हो, क्योंकि मेरे को इन्वर्टर लग गया है। तो लाइट चली जाती है तो कूलर बंद हो जाता है, बट चलो पंखा तो चलता रहता है। दरवाज़ा बंद करके मैं पंखे के नीचे बैठा रहता हूँ, पंखा तो देखिए चल रहा है। ये पक्का, ये थैंक यू मिस्टर पंखा, इन्वर्टर के थ्रू तो 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे। तो चलो इन्वर्टर उन्होंने दे दिया, यही बहुत बड़ी उनकी हिम्मत है। और चीज़ें मैं कर रहा हूँ और बताया। सो दूसरा मैंने आपको बता दिया, वेलकम क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट रिजेक्शन। हमारे यहाँ रिजेक्शन, हमारे उसमें लड़कों में तो है ही नहीं। कोई लड़की उन्हें रिजेक्ट कर दे तो बेइज्जती करके अरे तेजाब फेंक देते हैं उसके चेहरे पे, तूने मुझे रिजेक्ट किया, ना करा। और लड़के हमारे क्या हैं, बस क्या बताऊँ। आजकल के यूथ को देख के बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये हमारे बच्चे किस, क्योंकि अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरियाँ हैं नहीं बाजार में, मार्केट में क्या करें जाके। मैं इनको भी दोष नहीं देता, क्या करें ये, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ मरें। कहना तो बहुत आसान है, मगर आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, नौकरी है नहीं, और जब पता चला पीएचडी, हमारे यहाँ पीएचडी भी आप जानते हैं किस तरह की आजकल की कैसी पीएचडी है। अब मैं क्या बोलूँ, सारी ज़िंदगी मैं भी उसी माफिया का हिस्सा रहा हूँ, उसी एजुकेशन माफिया का हिस्सा रहा हूँ। मुझे पता है हमने कितने नकली पीएचडी बनाए हैं और किस किस जगह से बनाए। मैं क्या क्या बताऊँ, छोड़ो, फिर कभी उस बारे में बताऊँगा, आपको बात करूँगा। तो अभी प्रैक्टिकल बनके 2 चीज़ें आपको सिखा दी, वेलकम क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट रिजेक्शन। और कोई रिजेक्ट करता है तो उसमें आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, उसका हक है, ये उसके हक को स्वीकार करिए। मगर कम्युनिकेशन अगर चाहते हैं बनाए रखिए। ये नहीं कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे। मुझे चंडीगढ़ में मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक लड़की बड़ी उदास बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ, वो कहते हैं मैनू मुंडिया नाल नफरत हो गई है। क्यों हो गई है, मैनू मेरी कुड़माई मैनू मना करके उन्होंने मना करता, रिजेक्ट कर दिता। फिर मैंने उसको नट बोल्ट का एग्जाम्पल दे के घर में बुला के सिखाया। मैंने कहा हर नट, हर बोल्ट एक पर्टिकुलर साइज, एक चीज़ के लिए बना है। जिंदगी भी नट बोल्ट की तरह है। जो चीज़ नहीं चल रही तो उन्होंने मना कर दिया। तो मना करने में अच्छा है कि उन्होंने बजाय आपकी लाइफ ख़राब करने के, बाप ने तलाक की नौ बताए, जब बच्चे हो जाए, मैं जानता हूँ ना, भुक्तभोगी हूँ। सो इसका मैं एग्जाम्पल बाद में दिया करूँगा। सो वेलकम क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट रिजेक्शन। अब आ जाती है तीसरी चीज़, इंसल्ट।
उसमें मेरा सिंपल सा असूल रहा है, इग्नोर इंसल्ट। और खासकर कोई पब्लिक में इंसल्ट करे तो बुरा तो लगता ही है, नेचुरली हम इंसान हैं। पब्लिकली कोई इंसल्ट करे, और गाली गलौज तो आपको पता है इंडिया में MCBC कितना ज़्यादा चलता है। यहाँ मैंने बताया था BKL चलता है, पता नहीं क्यों इतनी गालियाँ देते हैं, क्यों, वो भी माँ बहन के नाम से, औरतों के नाम से। बहुत दुख होता है हर चीज़ में मैं तो बोल नहीं सकता यहाँ पे, बस बहन के, माँ के, इसके। तो कोई इंसल्ट करे तो आपका ड्यूटी है उठ के उस जगह से चले जाओ जहाँ से बदबू आ रही, दूर रहो। मैं भी फॉर्चुनेट हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक घर मिला हुआ है जहाँ पे जेल जैसी 6-6, 8-8, 10-10 फीट की दीवारें हैं। यहाँ पे मैंने बंद रहता हूँ, घंटी बार लगवा ली है मैंने, जिसको भी बाहर से घंटी बजा देता है। अभी कोई साथ का दुकानदार आया था, कहता आपके लिए मैं 10 पैकेट ये हींग लाया हूँ, वो घंटी बजाया। जब मैंने उसे प्यार से समझाया, गाँव वालों को प्यार से समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा नहीं बजाते, एक ही बार बजाते हैं। कहते मुझे लगा आप सुन नहीं रहे होगे तो मैं बजाय रखा। मैंने कहा वेरी गुड। क्या कहता हूँ, क्योंकि जिस जगह जिस माहौल में रहते हो वैसा ही आपको ढल के रहना पड़ेगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। रोम गए तो रोम वासियों की तरह व्यवहार करो ना, यूरोप में गए तो यूरोप वासियों की तरह व्यवहार करो। और मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मेरी फेसबुक पे देखो 15-20 हज़ार फोटो डली होंगी, सब पुरानी। आजकल मेरे को एक नया चढ़ गया, जो फोटो सामने आती है इन्होंने बहुत अच्छा वो रील सिखा के म्यूज़िक डालो, ये डालो, तो मैं जो भी गाना समझ में आता है वो डाल देता हूँ, जो भी फोटो सामने आती है वो डाल देता हूँ। ये नहीं देखता क्या इसका पर्पस क्या है। उसे देखने वालों को भी मज़ा आता है और मुझे भी अच्छा लगता है। होते वो 2-2, 4-4 पैकेट सेकंड के हैं। तो आज का मैं एपिसोड 13 बस इसी चीज़ पे ख़त्म करूँगा कि भारत की दिशा एक त्रासदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो त्रासदी हमारी मूर्खताओं से, हमारे लीडर्स की बेवकूफ़ियों से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम कहीं के नहीं रहे, हमारी विदेश नीति भी कहीं की नहीं रही, कुछ नहीं पता तभी हम चाहते क्या हैं। अब हमें अपना रोल तय करना है, हम रशिया के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं, और ज़्यादा किसके साथ हैं। ठीक है, हमें बीच में रहना है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को ये मोदी जी की नहीं है, वो तो नेहरू जी ने किया था, तब उन्होंने शुरू किया था। मुझे याद है 3 लीडर थे, मैं तब छोटा हुआ करता था। गमाल अब्दुल नासिर, उसने अपने इजिप्ट के मोनाक को हटा के खुद वो उसने ताकत ली थी, नासिर थे। फिर यूगोस्लाविया का था टीटो, मार्शल टीटो, और नेहरू था हमारा। इन तीनों ने मिलकर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की उसकी नींव रखी थी कि हम ये 2 सुपर पावर्स के युद्ध में नाम इनकी तरफ है नाम उनकी तरफ है, हम नॉन अलाइन्ड रहेंगे। मगर वो ज़माना अब ख़त्म हो गया। अब आप नॉन अलाइन्ड नहीं रह सकते, क्योंकि रशिया टूट चुका है, रशिया ख़त्म हो चुका है, रशिया के ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं। रशिया कोशिश बहुत कर रहा है, चीन भी बहुत कोशिश कर रहा है। ये होता हम दूसरी तरफ चलें, जो मैंने आपको 2-3 एपिसोड पहले बताया था, चाइना के साथ हमें सरेंडर कर लेना चाहिए। तो चाइना हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है। हम अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सिर्फ 3 ट्रिलियन, 3-3.5 कुछ ज़्यादा बड़ा हो तो 500 बिलियन और कर दो कि 3.5। उनकी $20 ट्रिलियन की है इकोनॉमी, उनकी 5% ग्रोथ रेट है। अब 5% ग्रोथ रेट, हम अपनी कहते हैं 7-7.5 है, पर वो मुझे पता है वो 6 से नीचे आ जाएगी। मगर 5 या 6% 3 ट्रिलियन पे ऐड करो हर साल, देखो कहाँ पहुँचते हो। और 5% आप 20 ट्रिलियन में ऐड करो, 20 ट्रिलियन का 5% कितना हो जाएगा, आप देख लो, अपने आप हिसाब लगा लो, 1 ट्रिलियन। और वो चाइना उतना सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। जो हमारी टोटल जीडीपी है ना, उसके बराबर चाइना एक्सपोर्ट करता है। सो हमें चाइना के साथ मिलके एक अपने झगड़े ख़त्म करके, क्योंकि झगड़ा कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया। अंग्रेज़ों के नाम से भी मुझे शर्म आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी सी काली मिर्च बनाने वाली कंपनी, उसे क्या हक था। हम आज भी क्यों उनको इज्जत देते हैं, क्यों उनके बनाए हुए बाउंड्रीज को मानते हैं, पाकिस्तान के साथ भी क्यों मानते हैं हम। फिर से अखंड भारत बन सकता है, बट उसके लिए हमको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। मैकमोहन लाइन जो बनाई थी वो 150 किलोमीटर उसकी विड्थ है, कोई लाइन नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है कौन सी जगह किसकी थी। तिब्बत को भी हमने हाथों हाथ उनके चीन के हवाले कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई नाम देके। तो ये क्या मतलब किस तरह की हमारी लीडरशिप आ रही है, जिसको कुछ नहीं पता हमारी इंडिया को किस तरफ ले जा रहे हैं। बस झूठे आंकड़े, झूठ झूठ झूठ, महाझूठ और झूठ, ज़्यादा झूठ,
सफ़ेद झूठ, जितने झूठ बोल सकते हो वो बोलो और बार बार बोलो। और देख रहे हो यहाँ पे हालत क्या है, अपने 240 तक को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उसमें भी विद्रोह के साइन हर जगह से आने चालू हो गए, हर स्टेट से आने चालू हो गई। मैं तो ऑलरेडी कहा और आज मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, नथिंग एंड नोबडी कैन सेव इंडिया नाउ, नथिंग एंड नोबडी कैन सेव इंडिया। इंडिया कभी था ही नहीं। इंडिया में 600-700 राजा थे, वो 600-700 राजा फिर बन रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वो भी वो राजा अलग बनेगा, उसकी अपनी फौज हो जाएगी, वो अपनी एयरफोर्स ड्रोन लेने की कोशिश करेगा। भरतपुर का अलवर का राजा अलग बनेगा। राजस्थान में 26 राजा थे, कोई एक राजा थोड़ी था हमारे यहाँ। हर 50 किलोमीटर पे राजा बदल जाता है। क्या करूं? तो चलो, जो मेरे मन में भावना थी, जैसी थी उमस में अभी भी चली गई, लाइट चली गई है। बट देखिए पंखा चल रहा है, कूलर बंद हो गया, मैं भी इसको अब बंद करना चाहूँगा। और मैं अपने प्यारे पौधों को जाके देखता हूँ, इस धूप में भी उनको शावर, हर 2 घंटे बाद इनको शावर देता हूँ। शावर में मैं कोई मिट्टी में पानी नहीं डालता, बट पत्तों में शावर इनको करता रहता हूँ। कल इनके लिए ना ट्यूब लेके आया एक, वो उस शावर से मुझे भी फ़ायदा, मैं भी शावर कर सकता हूँ। बट प्रेशर को बढ़वाना है, अभी प्रेशर बढ़वाऊँगा, मोटर वोटर डालनी पड़ेगी उसके लिए, प्रेशर के लिए। ओके, थैंक यू। आप सबको मेरी वाहिगुरु, आप सबको मेरी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, वाहिगुरु।